जय हिंद। देखिए, यह क्लास जो है इतिहास का है, इतिहास का क्लास है। इतिहास के पहला पाठ हम आपको करा रहे हैं, जिसमें हम आपको 4 क्लास करा चुके हैं। पहला पाठ का क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। 4 क्लास हो चुका है। ये जो है 5वां क्लास है। इस क्लास में आपको जितना टॉपिक है वो आज ये क्लास का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। हम पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप क्या है? एक महादेश है जिसके अंतर्गत बहुत सारा क्या है देश है। तो इटली का एकीकरण देखे थे हम, जर्मनी का एकीकरण देखे थे। माने यूरोप में बहुत सारे देश थे। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के कारण पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना की लहर दौड़ गई और सभी देश का एकीकरण धीरे धीरे होने लगा, जिसमें कुछ देशों का एकीकरण हम आपको बताए हुए थे। अब देखिए हंगरी के विषय में जानते हैं। हंगरी जो था हंगरी ऑस्ट्रिया के प्रभाव में था, यानी कि हंगरी पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, हंगरी पर ऑस्ट्रिया का शासन स्थापित था। तो जब 1759 में फ्रांस की क्रांति हुई तो उस क्रांति के फलस्वरूप पूरे यूरोप में क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना की लहर दौड़ गई। अब इस लहर के दौरान सभी यूरोप के सभी कंट्री अपने आप को आज़ाद करने के लिए तत्पर हो चुके, जिसमें कितना देश को हम आपको बताए हुए थे एकीकरण कैसे हुआ। अब हम जानते हैं हंगरी जो था ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व में था, मतलब कि हंगरी पर ऑस्ट्रिया का शासन चलता था। 1848 ईस्वी के क्रांति के कारण राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे हंगरी में शुरू हो गया। 1848 ईस्वी के क्रांति के कारण इसका नेतृत्व हंगरी में जो क्रांति उत्पन्न हुआ उस क्रांति का नेतृत्व कोसुथ तथा फ्रांसीसी डिक ने किया था। कोसुथ जो था लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। वह क्या चाहता था? कोसुथ वर्गहीन समाज की स्थापना करके पूरे हंगरी वासियों पर अपना विचार स्थापित करना चाहता था। कोसुथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। वह क्या वर्गहीन समाज की स्थापना कर अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना चाहता था। इसी प्रकार बहुत सारे देश का जैसे हो गया पोलैंड, उसका बोहेमिया, बहुत सारे और देश थे जिसका एकीकरण संभव हो चुका था, हो गया। अब हम पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, तो हम बहुत सारे देश का एकीकरण जाने। अब यूरोप में राष्ट्रवाद के उसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम क्या हुआ कि राज्यों का एकीकरण हुआ। सब राज्य का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। बहुत बिखरे बिखरे राज्य थे, वो सब क्या हुए? आपस में मिलकर के एक विस्तृत बहुत बड़ा राष्ट्र बना लिया। छोटे छोटे राष्ट्र का भी उदय हुआ। छोटा छोटा राष्ट्र भी अब क्या हुआ कि एक दूसरे से क्या हुआ कि गुलामी के जंजीर से हट करके अपना फ्री हो गया। विश्व में राष्ट्रवादी भावना की लहर दौड़ गई। अब इसी के कारण यूरोपीय राष्ट्रवादी भावना के कारण पूरे विश्व के सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना की लहर दौड़ गई। हर देश अब आज़ाद होना चाहता था दूसरे देश से। बाल्कन देश, देखिए बाल्कन देश आपको पूछा जाए, इसमें 12 देश है। बाल्कन देश क्या है? 12 देश है। एक ऑब्जेक्टिव है, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। अब देखिए, अब ये आपका जो है टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का टॉपिक जो है पूरा हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको अभ्यास जो प्रश्नमाला में जो भी प्रश्न उत्तर है वो हम आपको बताएंगे। तो अभ्यास पहला प्रश्न क्या है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। उसको आप याद कर लीजिए। इटली जर्मनी किस, आप अगर जितना टॉपिक हम पढ़ाए हुए हैं, जितना क्लास इतिहास का पढ़ाए हुए हैं पहला पाठ का, अगर वो सारा क्लास अगर ध्यान से देखते हैं तो ये सारा ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सब के सब प्रश्न उत्तर आपको बन जाएगा। 100% बन जाना ही है। बशर्ते आपको क्या करना है कि पीछे वाले क्लास को अच्छे से रिवाइज करना है। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो किस? बुर्बो वंश के द्वारा। किसके द्वारा? क्या हुआ भाई? ये तो खत्म गया, मार करिए। चलिए इसको छोड़िए। कहाँ गया? बुर्बो वंश के द्वारा हुआ। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किसे? कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो कौन था? इटली जर्मनी के
एकीकरण जो हो रहा था तो ऑस्ट्रिया बहुत हस्तक्षेप करता था। ऑस्ट्रिया चाहता ही नहीं था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि वह जानता था कि अगर इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाता है तो फिर हमको बहुत दिक्कत होगा, हम अपना व्यापार करने में असक्षम हो जाएंगे। उस काउंट काबर को विक्टर उन्होंने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आप जितना टॉपिक पढ़ा है उस सारा टॉपिक को अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हैं तो ये सब सारा बन जाएगा। गैरिबाल्डी क्या था? पेशे से नाविक था, इसके पिताजी नाविक थे, इसलिए भी नाव चलाने का काम करते थे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था जर्मन राइन राज्य का निर्माण? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की, जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। सब टॉपिक में हम लिखा हुए हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। इसमें टॉपिक नहीं लिखे हैं, सिर्फ आंसर लिख दिए हैं। उसका देखिए 11 नंबर दिख रहा है कि? हाँ 11 नंबर देखिए, 11 नंबर आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं यूरोप वासियों, आप किताब में देख लीजिए, किताब में आप किताब रखिए पास में देख लीजिए। ये 9 है, ये 10 है, 11। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो 11 नंबर के उत्तर होगा यूनान। इसका 11 नंबर का उत्तर क्या होगा? यूनान होगा। 11 का उत्तर क्या होगा? यूनान। आप बुक सामने रखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी का बुक, तो यूनान होगा इसका। उसका 12 नंबर का उत्तर है 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुई थी? तो यूनान किसके? तुर्की के बीच हुई थी। तुर्की हार गया था ना, यूनान से हार गया था, तो यही एड्रियानोपुल की संधि द्वारा दोनों देश में क्या हुआ? शांति की स्थापना हुई थी। हो गया। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव वाला हम आपको बता दिए, इसको पूरी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब उसके बाद सब्जेक्टिव वाला प्रश्न उत्तर है जो अगला क्लास में हम आपको कराएंगे, इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, समझे? चलिए ठीक है, इसको कर लीजिएगा।